हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट की टॉपिक नहीं देख के आज हम लोग सिक्योरिटी के टॉपिक देखेंगे, ओके। क्योंकि कंटिन्यूस थोड़ा बोर हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द लेसन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी को कंप्लीट करते हैं। 3 आर्टिकल है, काफ़ी शानदार आर्टिकल है। पहला तो है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को यहाँ पे मिलिट्राइज करनी है। तो डिटेल में देखेंगे अंडमान एंड निकोबार के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चलेगा। नॉन पर्सनल डेटा के बारे में देखेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल डेटा के बारे में तो हम लोग पढ़ ही रहे, आज तक तो उसकी कानून बन नहीं पाई। नॉन पर्सनल डेटा के बारे में देख लेंगे। स्पेस वॉरफेयर जो कि काफ़ी बर्निंग टॉपिक रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए एज यूजुअल आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग हर एक मंथ की यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सिक्योरिटी की फर्स्ट लेसन को, जो कि है मिलिट्राइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहले समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि लद्दाख स्टैंड ऑफ देखने को मिला चाइना के साथ, अभी भी चल ही रहा है। तो इंडिया का यही एफर्ट्स है इसको देखते हुए कि हम लोग को मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना होगा अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड समूह में, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि लद्दाख स्टैंड ऑफ से आपको पहले देखने को मिला होगा कि डोकलाम स्टैंड ऑफ था। स्टैंड ऑफ कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक जगह है जहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप भी खड़े हैं, यानी कि ये भी अपने ट्रूप्स को खड़े रखे, और इंडिया की भी ट्रूप्स खड़ी है, यानी कि दो कंट्रीज़ के जब ट्रूप्स आमने सामने आके भिड़ जाए, यानी कि बस खड़े हैं इस ताव दिखाकर कि हम लोग यहाँ पे ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, इसके लिए जो लड़ाई होती है उसको हम लोग स्टैंड ऑफ कहते हैं। अब ये जितने लंबे समय तक चले, इससे पहले जो डेडलॉक था वो आपको स्टैंड ऑफ था, वो आपका डोकलाम सेक्टर में था, जो कि 73 डेज़ का था, काफ़ी लंबा था, ठीक है। ना इंडियन ट्रूप्स पीछे हट रहे थे, ना चाइनीज़ ट्रूप्स पीछे हट रहे थे, उसी में होते होते ये 73 डेज़ बीत गया। डोकलाम आपको सिक्किम वाला एरिया में देखने को मिलेगा, और उसके बाद अभी चाइना का यहाँ पे ये तमाशा देखने को मिल रहा है। तो इसी को सोचते हुए जो है इंडिया और ज़्यादा मजबूती वाली स्टेप्स लेकर चल रहा है कि चलो हम लोग अपने और भी एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है इंडियन ओशन का, जिसमें आप लोग को भी पता है कि चाइनीज़ का जो दबदबा है वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में वो बढ़ाना चाहते हैं। इंडियन ओशन में तो वैसे भी वो अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहे हैं, अभी बहुत सारा चीज़ देखने को भी मिला था, तो इसलिए ये बातें निकल कर आ रही है। थोड़ा अंडमान एंड निकोबार के बारे में हम लोग मेन देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि न्यूज़ में और क्या है, फिर आप हम लोग जो है अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया गया कि एडिशनल मिलिट्री फोर्स यहाँ पे लेकर आना है, जैसे कि एडिशनल वॉरशिप का फैसिलिटी हो, एयरक्राफ्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा, मिसाइल बैटरी हो, इन्फेंट्री सोल्जर्स हो, जो कि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड होना चाहिए अंडमान आइलैंड में। कुछ रनवे भी आपका नेवल एयर बेस में ऑलरेडी है, जैसे कि आपको यहाँ पे अंडमान में देखने को मिलेगा INS कोहासा है शिवपुर में, और निकोबार में आपको देखने को मिलेगा जो कि चैम्बल बे है, उसमें आपको INS बाज देखने को मिलेगा। तो ये अभी हम लोग मैप में देखेंगे कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है, लेकिन और भी ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक कमेंटेटर्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे रिकमेंड दिया गया है कि हमें एक फ्रेंडली फॉरेन नेवीज एक्सेस होनी चाहिए, वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड वाले मिलिट्री बेसिस में। तो ये तो बात है, इसलिए यहाँ पे ये प्रोग्राम लाया गया है। अब हम लोग डिटेल में देखने वाले क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या चैलेंजेस है, ईच एंड एवरी पॉइंट। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में देखें तो यहाँ पे टोटल 572 आइलैंड है, जिसमें से 38 जो है सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से सिर्फ 38 में जो है लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे लोग हो, एनिमल हो, स्पीशीज़ हो, डिफरेंट तरीके के। वो 572 आइलैंड में से सिर्फ 38 में ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने कम लोग रहते होंगे जितना यहाँ पे आइलैंड है। अगर इसका एक्सटेंड देखें तो 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, और 92 डिग्री से 42 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड में, ओके। हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये सैडल पीक कहा जाता है, जो कि 732 मीटर लोकेटेड है नॉर्थ अंडमान आइलैंड में। और सिर्फ एक्टिव वोल्केनो है हमारे इंडिया में, जो कि बैरन लैंड है। तो इससे भी आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड है, और ये एक्सपेक्ट किया गया था, लास्ट इरप्शन कब हुआ था, 2017। तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि हमारे इंडिया में जो है सिर्फ वन एक्टिव वोल्केनो बैरन लैंड है, ठीक है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट आपका डायरेक्टली बन जाता है। साथ ही आप देखोगे कि ये मड वोल्केनोज है, जो कि इरप्ट होता है, मड वोल्केनो, जो कि आपका बारातंग आइलैंड में ये लोकेटेड है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसको इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, यहाँ पे आप देखोगे रेफर किया जाता है कि यहाँ पे ये इंडिया का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि ईस्ट का। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे मैप देख लीजिए, मैप स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अंडमान एंड निकोबार हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ पे है नॉर्थ अंडमान, उसके बाद है यहाँ पे आपका साउथ अंडमान, एंड नीचे आओगे तो फिर आपको मिलेगा
लिटिल निकोबार, ठीक है, सॉरी लिटिल अंडमान। तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। है ये बे ऑफ बंगाल वाले सी रीजन में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अंडमान सी है। तो सबसे पहले कोकोस आइलैंड आप देखो ऊपर में है, जो कि म्यांमार और यहाँ पे नॉर्थ अंडमान के बीच में कोको चैनल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ये कोको प्लेट है, साथ ही यहाँ पे कोको आइलैंड है, ये कोको चैनल है, जो कि नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में देखने को मिलेगा। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे आईएनएस कोहासा का। तो आईएनएस कोहासा जो कि नेवल एयर स्टेशन है, तो वो कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे नॉर्थ अंडमान में है। तो नॉर्थ अंडमान हो गया यहाँ पे, जो कि आपका दिगलीपुर बे है, यहाँ पे आपको आईएनएस कोहासा देखने को मिलेगा। मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान आ गया। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर हार्बर है, नेवल एयर स्टेशन है, साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए साउथ अंडमान। उसके बाद आपको डंकन पासेस देखने को मिलेगा, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि डंकन पासेस आपका किसके किसके बीच में है। सो इट इज़ बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। फिर आप लोग नीचे आओगे, अगर हम लोग निकोबार की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पे लिटिल निकोबार अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 76 NM है, ठीक है। ये कार निकोबार है। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा अंडमान और निकोबार के बीच में जो कितने ये डिग्री से आपका जो डिवाइड है वो कितना है, तो 10 डिग्री चैनल है, जो कि यहाँ पे क्रॉस होता है आपके अंडमान और निकोबार। इट मीन्स कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। फिर हम लोग आते हैं निकोबार आइलैंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा है निकोबार। यहाँ पे आप देखोगे कि कार निकोबार और यहाँ पे लिटिल निकोबार के बीच में सोम्ब्रेरो चैनल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेट निकोबार आता है। ग्रेट निकोबार में आपको कैम्बल बे देखने को मिलेगा, जिसमें कि आईएनएस बाज है। तो ये एक नेवल एयर स्टेशन है, यानी कि सबसे पहला नेवल एयर स्टेशन हमारा कहाँ है, तो एकदम नॉर्थ अंडमान में है, जो कि आईएनएस कोहासा है यहाँ पे। और सेकंड सबसे नीचे है, जो कि यहाँ पे हमारा ग्रेट निकोबार है, तो यहाँ पे आपका कैम्बल बे है और ये आईएनएस बाज है यहाँ पे। डायरेक्टली गाइस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, नो डाउट, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें अपने अंडमान और निकोबार वाले एरिया को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हमें यहाँ पे मिलिट्राइजेशंस बढ़ानी है। तो मिलिट्राइजेशंस बढ़ाने की बात अगर आ चुकी है, तो इससे आप लोग को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ऑलरेडी मिलिट्री जो है और नेवल एयर बेस हमारे यहाँ है। ग्रेट निकोबार की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। और 6 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में, तो ग्रेट निकोबार एंड यहाँ पे इंडोनेशिया के एक बीच है उसके बीच में, ठीक है। आई होप कि ये वाली मैप आप लोग को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी न्यू चीज़ें भी पता चला होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पहले हम लोग रीज़न समझ लेते हैं कि क्यों यहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है कि अंडमान निकोबार वाले आइलैंड में हम लोग मिलिट्राइज करें। तो सबसे पहला है कि आप लोग जानते ही हो कि चाइनीज़ का दबदबा बढ़ते जा रहा है। कोरोना वायरस के बाद जो है आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से ये और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं हमारे बॉर्डर एरिया में, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में उनका जो दबदबा है और उनका जो ये एम है कि वो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कंट्री बनना चाहते हैं, वो इसी फेज़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये इंडियन ओशन वाला रीजन है। इंडियन ओशन वाले रीजन में ऐसे ही आप लोग को पता है कि चाइनीज़ बहुत गुस्सा करते हैं कि इसको इंडो पैसिफिक वाले रीजन क्यों इंडो क्यों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाली इनको ऐसी प्रॉब्लम है, और ऊपर से वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ वो भी चाहते हैं कि इंडियन ओशन में उनका भी यहाँ पे वर्चस्व हो। तो रिसेंट ईयर में ये देखने को मिला है कि चाइना के द्वारा अपना ओवरऑल जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सबमरीन भी डिप्लॉय किया गया है कोलंबो हार्बर में, और साथ ही साथ यहाँ पे नेवल बेस भी यहाँ पे डेवलप करने की बात की जा रही है, जो कि ग्वादर और जिबूती में है। तो ग्वादर आप लोग को पता है कि वहाँ पाकिस्तान वाले रीजन में, जिबूती आप लोग को पता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे नेवल बेस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे आपका इंडियन ओशन वाले रीजन में आ गया। स्ट्रैटेजिक लोकेशन की अगर बात करें तो ये सारे जो आइलैंड है ना, ये इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कि यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन में अगर कुछ भी उटपटांग चीज़ें होती है या कुछ भी ऐसा होता है जो कि थ्रेटेंड है यहाँ पे सारे कंट्रीज़ को, तो इसके बारे में जो है यहाँ पे पता चलते रहता है, और साथ ही साथ इंडिया को डिफेंड भी करता है। तो इस पर्पज़ को अचीव करने के लिए इंडिया के द्वारा यहाँ पे ट्राई सर्विस कमांड भी सेटअप किया गया है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये सारे आइलैंड्स जो है बे ऑफ बंगाल में डोमिनेट करते हैं, जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू कम्युनिकेशंस होते रहती है। 30% से भी ज़्यादा जो वर्ल्ड का सी बॉन्ड ट्रेड पासेस करता है वो इसी नैरो रीजन से पास करता है। तो ये सारे रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलेगा, जिसमें कि 30% यहीं पे है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहने का मतलब है कि एक ऐसा एरिया डिफाइन कर दिया जाता है
जिसमें कि सिर्फ इकोनॉमिक पर्पस से ही काम होते हैं। इसमें आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो एक्सपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये इंडिया का आप देखोगे कि 30% तक यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। बफर जोन भी है, क्योंकि ये आइलैंड आप देखोगे एक बफर जोन जैसा काम करता है इंडिया और रेस्ट ऑफ द नेशंस को, यानी कि ये जोड़ने का काम करता है। जैसे आप देखते हो कि साउथ एशियन जितने भी कंट्रीज़ है, आइलैंड कंट्रीज़ आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे इस साइड आप आ जाओ, अंडमान एंड निकोबार के अगल बगल आ जाओ, तो यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, सिंगापुर है, मलेशिया है। तो ये सारी कंट्रीज से भी जो है जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ये हमारा अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। तो ये सारी रीज़न है, कुछ स्ट्रैटेजिक इसकी लोकेशन है, चाइनीज़ की प्रेजेंस है, इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट है, बफर जोन है। लेकिन आप देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे मिलिटराइज करने का कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहला है कि हमारी अप्रोच में क्लैरिटी की कमी है। जैसे कि आप लोग भी अभी यूपीएससी नेक्स्ट मंथ होने वाली है, आई होप सिर्फ 30 डेज़ ही आप लोग लेके चलो, 1-2 दिन तो ऐसे भी बर्बाद हो जाता है। 32 डेज़ आपका बचा हुआ है, तो इसमें आप लोग सही अप्रोच लेकर चलोगे तो आपकी प्रीलिम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अप्रोच की ही क्लैरिटी की कमी देखने को मिलता है। तो यही चीज़ अगर हम लोग इंडिया की तरफ से देखें, तो स्ट्रैटेजिक जो डेवलपमेंट करना है अंडमान का, उसके मैटर की तरफ से अगर हम लोग देखें, तो इंडिया का जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है वो ऑलवेज आपको एक जगह देखने को नहीं मिलेगा, और ये एक बैरियर का काम करता है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट में, जो कि आइलैंड में देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्सिटी है इंडिया और चाइना बायलैटरल रिलेशन में। आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि हम लोग जूझ ही रहे एक दूसरे से, और ये स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शंस जो अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड में है, इससे क्या है कि चाइना जो इसमें आपको चाइना को टाइम मिल सकता है, और चाइना को यहाँ पे और भी ज़्यादा टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारे काम बहुत डिले होते हैं और चाइना का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो चाइना यहाँ पे अपना इंक्लूजन कर सकता है। साथ ही साथ फर्दर अगर हम लोग देखें, तो दोनों कंट्री के बीच में कोई भी तरीके का अभी ऐसा रिलेशन जो है ख़राब होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अभी आप लोग देखो कि डोकलाम सेक्टर्स हुआ था, उसके बाद स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद अभी यहाँ पे लद्दाख स्टैंड अप हुआ है, तो रिलेशन भी सही तरीके से नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज़ हमारे नेबरहुड में जो कि ये कंसीडर करते हैं कि इंडिया जो है बेनिंग है और बेनेवोलेंट पावर है, यानी कि आप लोग देखो कि यहाँ पे हमारे पास पावर तो है, लेकिन हम पावर का उतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ पावर आप देखोगे इस आइलैंड के ऊपर, तो वो यहाँ पे कुछ इंडिया का ही परसेप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लोग हमारे नेबरहुड भी यही चीज़ समझते हैं कि जितना पावरफुल जो है चाइना है, उतना इंडिया नहीं है, जो कि सही भी है। चाइना की आप देखते हो कि वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट को जो है बिफोर टाइम भी कंप्लीट करते हैं, जो कि हमारे से नहीं हो पाता है। साथ ही हमारे पास देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है। बहुत सालों के बाद भी जो है एक अंडर सी केबल लिंक अगर इंडिया के मेनलैंड और आइलैंड में देखें, तो आज भी ये इनकम्प्लीट हुआ है, यानी कि ये अंडमान एंड निकोबार में और इंडिया का जो मेनलैंड है उससे हम लोग ये अंडर सी जो है केबल लिंक यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और रिसेंटली सब मेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो यहाँ पे चेन्नई को और पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया गया है, जिससे कि कुछ कनेक्टिविटी यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार वाले आइलैंड तक हम लोग पहुँचा पाएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज है, जो मोबाइल रेल सर्विसेज है, ये सारी चीज़ आपका फास्टर यहाँ पे पहुँच पाएगा अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में, क्योंकि अब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में अगर मोबाइल की नेटवर्क रहेगी, इंटरनेट की नेटवर्क रहेगी, तो क्या होगा कि कनेक्टिविटी हमारा इन्हांस हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो कि अभी आप देखोगे कि लोग वहाँ रहते ही नहीं है, लेकिन कुछ ही आइलैंड में जो है लोग रहते हैं। तो 572 आइलैंड्स में से आप देखोगे कि सिर्फ 37 है जिसमें कि लोग रहते हैं। तो लोगों की प्रेजेंस की कमी देखने को मिलती है, और यहाँ पे आप लोग को नारकोटिक वगैरह का भी देखने को मिला है कि वल्नरेबल एरिया है, जिसमें लोग जो है नारकोटिक है, स्मगलिंग, ये सारा चीज़ गलत तरीके करते हैं। जोग्राफिक फैक्टर्स की बात करें तो हेवी रेनफॉल जो है यहाँ पे बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करती है। 6 मंथ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 12 महीने में से 6 महीना ऐसा होता है कि अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में बहुत हेवी रेनफॉल होता है, और हमारे मेनलैंड से भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। सेंसिटिव इकोलॉजी है, यानी कि इन्वायरमेंटलिस्ट की बात अगर इनके तरफ से अगर देखें, तो रिसेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है, जैसे कि नीति आयोग के द्वारा प्लान किया गया है कि होटल्स बनाना है, रिसोर्ट बनाना है, ट्रांसशिपमेंट हब करना है चैम्बल बे में, तो ये क्या कर सकता है ना कि हमारे अंडमान का जो एक फ्रेगाइल इकोलॉजी है, तो वो कहीं ना कहीं डिवास्टेट हो सकता है। इट मीन्स कि आप देखो कि बहुत ही सुंदर एरिया है, बहुत ही सुंदर आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार के, हमारी बहुत सारी मूवीज़ तो वहीं शूट होती है, तो इसलिए आप लोग मूवीज़ वगैरह में भी देखते हो कि बहुत सुंदर एरिया है। तो वहाँ पे एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, अगर हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ करने लगे, तो आप लोग को ये पता है कि उसमें क्या होगा कि हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने लगेगी। तो ये सारे कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके वजह से आप लोग देखते हो कि थोड़ा बहुत हर्डल बना रहता है।
वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि इंडिया को कुछ प्रिंसिपल यहाँ पे यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो करनी होगी और अपना डिसीजन लेना होगा कि उनको मिलिट्राइज करना है कि नहीं अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया को। साथ ही हमें यहाँ पे माइग्रेशन को भी इंकरेज करना होगा मेनलैंड से, और कुछ ये सारी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इनहैबिटेड जो यहाँ पे आइलैंड है उसको टूरिज्म के लिए बनाना होगा, यानी कि ऐसे आइलैंड जिसमें 37 में तो लोग रह रहे हैं, बाकी के आइलैंड क्या है जिसमें लोग नहीं रह रहे। तो 500 से भी ज़्यादा ऐसे आइलैंड है जिसमें लोग नहीं रह रहे। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि डेवलपमेंट करना होगा, यहाँ पे होटल्स बना दीजिए, रिसोर्ट बना दीजिए, छोटे छोटे घर बना दीजिए, और यहाँ पे सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दीजिए, एक टूरिस्ट स्पॉट बना दीजिए जिसमें कि लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं थोड़े बहुत उनका भी यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है खर्चा वगैरह निकल जाए। अगर हम लोग देखें जो डेवलप करने का बात करें आइलैंड को, तो इंडिया को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो यहाँ पे इकोलॉजी को यहाँ पे ध्यान में रखे, ठीक है, प्रिजर्व करने का यहाँ पे ध्यान में रखे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन ओशन में भी हम लोग अपना प्रेजेंस बताते हैं कि इंडिया का किस तरीके से प्रेजेंस है। सबसे पहले हम लोग जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, एक मिलान है, दूसरा मालाबार एक्सरसाइज है। सेकंड लॉजिस्टिक शेयरिंग अगर एग्रीमेंट करें देखें तो ये यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ, साथ ही साथ फ्रांस, सिंगापुर और साउथ कोरिया के साथ जो है इंडियन ओशन वाली रीजन में हमारा बहुत अच्छा जो है लॉजिस्टिक शेयरिंग है। साथ ही इसी तरीके का लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट अगर हम लोग देखें तो जापान के साथ है। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज एट पोर्ट शावांग, चांगी, डोकम और अगालिका, चाहबार, तो ये सारे कुछ पोर्ट है जिसमें कि हमारे यहाँ पे शेयरिंग है। अंडमान एंड निकोबार कमांड की बात करें तो ये पहले और सिर्फ यहाँ पे आपका ट्राई सर्विस थिएटर कमांड है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार के लिए आई थिंक कि एक अच्छा आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिल गया। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप लोग को कुछ ट्राइबल्स पीपल के नाम बतानी है, वो भी अंडमान वाले एरिया से, क्योंकि ये ट्राइबल पीपल्स जो अंडमान के होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ समय पहले आप लोग को ध्यान भी है कि एक अमेरिकन टूरिस्ट वहाँ पर गए थे जिनका वहाँ पर मर्डर कर दिया गया था वहाँ के लोकल ट्राइबल लोगों के द्वारा जो कि अंडमान के, तो इसलिए वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। तो आप लोग कुछ ज़रूर बताइएगा, वैसे 5-6 कॉमन है वहाँ पे, लेकिन जितना भी आप लोग को याद आए ईमानदारी के साथ कमेंट ज़रूर करने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ उसको गूगल ज़रूर कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है। बात ही क्या की जा रही है, नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये एक आपका रिपोर्ट निकल कर आया है, यानी कि इसको ड्राफ्ट किया जाएगा, जो कि रिसेंटली यहाँ पे आपका रिलीज़ किया गया था फीडबैक के लिए, कि यहाँ पे कमिटीज़ के द्वारा फीडबैक लेना है, जो कि कृष्ण गोपाल कृष्णन कमेटी है, ठीक है। तो ये आपका नॉन पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क एक आपका कानून बनाया जाएगा, जिसके लिए पहले उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है कि लोग और जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स जो भी आपका हो, मिनिस्ट्रीज वगैरह है, तो वो अपने राय विचार रख सकते हैं। डेटा जो है आज के डेट में एक बिग ऑयल जैसा कंसीडर किया जा रहा है, और डेटा को एक एज ए नेचुरल रिसोर्सेज भी कंसीडर किया जा रहा है, जिसको यहाँ पे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूटिलाइज़ किया जा रहा है। अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल स्पर्ट देखें अवेयरनेस में, तो जो सैंक्टिटी है हमारे पर्सनल डेटा का, और ये ज़रूरी है कि हम लोग अपने प्राइवेसी को भी मेंटेन करके रखें, तो यहाँ पे पहले डेवलप करना होगा कि जो नॉन पर्सनल डेटा है, यानी कि जो प्रपोज हमारे यहाँ एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है 2019 का, तो दुख भरी कहानी यही है कि अभी तक ये बिल है, अभी तक ये कानून में ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लाना है, यानी कि हमारे जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम लोग नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिनके द्वारा यहाँ पे एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट बनाया गया है, और उनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है पब्लिक कंसल्टेशंस के लिए, और वो फीडबैक चाहते हैं इस तरीके के कानून के ऊपर। तो पहले समझने का कोशिश कीजिए कि नॉन पर्सनल डेटा कहते किसको है और पर्सनल डेटा कहते किसको है। तो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में आपका डिफाइन किया गया है इस कानून के इस ड्राफ्ट के द्वारा कि नॉन पर्सनल डेटा जो है कोई भी सेट ऑफ डेटा है जिसमें कि आपकी पर्सनली आइडेंटिफिकेबल इन्फॉर्मेशन नहीं इंक्लूड है, यानी कि कुछ ऐसे डेटा भी होते हैं जिससे कि आपकी पहचान नहीं हो पा रही है। देखिए पर्सनल डेटा क्या होता है, ये मान लीजिए कि आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इससे क्या होता है कि आपकी पहचान होती है, आपका एड्रेस क्या है, आपके फादर के नेम क्या है, तो ये सारी चीज़ों से आपकी पहचान हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी डेटा होते हैं जिससे आपकी पहचान नहीं होती है, तो उसको हम लोग नॉन पर्सनल डेटा कहते हैं। और अगर यहाँ पे पर्सनल डेटा आपका हैक हो जाए तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नॉन पर्सनल डेटा कुछ ऐसे होते हैं कि अगर ये हैक हो जाए तो आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पर आपका डेटा जो है ना वो आपका कलेक्ट कैसे किया जा सकता है, बहुत सारे मोबाइल ऐप से भी, वेब
वेबसाइट से भी, डिवाइस से भी। आप लोग ये चीज़ देखे होंगे कि जब भी कोई भी आप लोग ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपसे कुछ परमिशन अवेलेबल कराया जाता है कि क्या हम लोग आपके मोबाइल के गैलरी को एक्सेस कर सकते हैं, क्या वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, क्या आपके कुछ भी और जो भी आपका ऐप है उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, ऑडियो वीडियो ये सारी चीज़ें। तो आप लोग क्या करते हो, यस 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 करते जाते हो। तो आप क्या कर रहे हो ना कि आपके फ़ोन में इस तरीके के जितने भी सॉन्ग है, जितने भी फ़ोटो है, जितने भी वीडियोज़ है, जितने भी मूवीज़ है, तो ये क्या हो रहा है कि उस पर्टिकुलर जो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो उनकी अथॉरिटी को आपने ये प्रदान कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि इससे आप लोग ये समझ रहे हो ना कि आपका यहाँ पे जो डेटा है, जो भी आपने मोबाइल में रखा है, जो आपने टिक 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 किया है कि हाँ ठीक है ये सारा डेटा आप ले सकते हो, तो वो सारा डेटा उनके पास चला जाता है। कोई वेबसाइट भी आप यहाँ पे डालते हो, जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो यही चीज़ है कि नॉन पर्सनल डेटा में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी लिविंग पर्सन्स जो है उनको इस तरीके के ऐसे डेटा जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल का यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सके। डिफरेंस क्या है पर्सनल डेटा से, अगर हम लोग डिफरेंस देखें पर्सनल डेटा से, तो जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि इन्फॉर्मेशन होता है पर्सनल डेटा में। होता क्या है कि जैसे आपका नाम है, आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, बायोमेट्रिक, अदर जेनेटिक डिटेल्स, तो ये सारे आपके जो है पर्सनल डेटा हो गए। नॉन पर्सनल डेटा की बात करूँ तो वो यहाँ पे इन सारी चीज़ों से अलग होता है। अदर देन दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन कम्स अंडर द पर्सनल डेटा। ओके, सो अगर हम लोग देखें कि एनोनिमस डेटा की बात करते हैं, तो एनोनिमस डेटा क्या होता है। एनोनिमस डेटा होता है इनिशियली पर्सनल डेटा, बट लेटर जो है ना वो एनोनिमस होता है किसी भी सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए। तो इतना छोड़िए, ये सारी बातें सोचिए, छोड़िए। आप देखिए, अगर आपके कॉलेज का नाम पता चलता है कि आप कोई भी, मान लीजिए कि एनआईटी जमशेदपुर से पढ़ के निकले हो, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ के निकले हो, तो उससे आपकी पहचान होती है क्या? आपकी पहचान उससे तो नहीं होगी। आपकी कोई पर्सनल डेटा उससे लिंक नहीं होगा। चाहे आपके कॉलेज की पता चल जाए, चाहे आप अभी कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ के बारे में पता चल जाए कि आप यहाँ जॉब करते हो, तो उससे तो नहीं पता चलेगा। या फिर आप कहीं और भी रह रहे हो, पीजी लेकर रह रहे हो, या फिर अपना कहीं और भी दूसरा आपका कोई भी फ्लैट है, ठीक है, तो वहाँ पे आप रह रहे हो, तो वहाँ से एड्रेस से आपका पता चलेगा क्या? आपकी कुछ पर्सनल जानकारी, आपको कुछ पर्सनल हार्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे डेटा जो है आपके नॉन पर्सनल डेटा में आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम लोग नॉन पर्सनल डेटा का करें तो इसमें क्या क्या है, पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा और प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। तो अगेन नॉन पर्सनल डेटा समझने के लिए आपको 3 तरीके की चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है? वो सारे डेटा जो कि हमारे सरकार और हम उनके एजेंसीज जो है कलेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा डेटा हो गया? ये आपका आएगा डायरेक्ट सेंसस। सेंसस में जनगणना की जाती है, जिससे कि ये देखा जाता है कि इंडिया में या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्रीज़ में कितने लोग रहते हैं। दैट्स इट, जनसंख्या सेंसस का वही काम है। इससे फिर थोड़ा और पता चल जाता है कि हमारे कंट्रीज़ में जो इतना आपका कास्ट डिवीजन है कि जनरल कैटेगरी में कितने लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और वुमेन कितनी है, बच्चे कितने हैं, और डिसेबल्ड कितने हैं, ट्राइबल्स कितने हैं। तो ये सारी चीज़ फिर सेंसस से फर्दर उसके डिटेल्स से यहाँ पे निकाला जाता है। तो ये एक होता है सेंसस। सेंसस में जो भी आपका यहाँ पे सरकार के द्वारा आपका जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा कहते हैं। पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा कहने का मतलब है कि आपका ऐसा डेटा है जो कि पब्लिक में भी है लेकिन वो नॉन पर्सनल है, आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर रहा, आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है या फिर आपकी आइडेंटिटी नहीं हो पा रही है। या फिर डेटा कलेक्शन आप देखोगे कि टोटल टैक्स रिसिप्ट जो कितना में किया गया है, यानी कि जब आपका कोई भी पब्लिकली फंड वर्क अगर आपका एग्जीक्यूशन होता है तो उस समय सारे इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट किया जाता है और टोटल टैक्स रिसिप्ट कितना हुआ है उसमें भी जो डेटा निकल कर आता है उससे भी आपकी जानकारी नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपका पब्लिक में रखा जाता है लेकिन फिर भी आपकी पहचान नहीं हो पाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा। वहीं अगर पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा की बात करें जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है या फिर जनरेट किया जाता है, वहीं अगर इस तरीके का डेटा देखें जो कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट के द्वारा जो है आपका अफोर्ड होता है किसी भी कानून के अंदर, जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपका कोई ज़मीन है उसका डेटा आपको होना चाहिए, या फिर पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन है, आपने कोई गड्डी खरीदी उसकी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये आपका पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा में नहीं आएगा। ठीक है, ये सारा नॉन पर्सनल डेटा होगा लेकिन पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा नहीं होगा। इट मीन्स कि ज़मीन अगर आपने खरीदी है तो उस ज़मीन का पेपर अगर किसी को मिल जाता है तो उससे आपका तो इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा ना, आपकी तो आइडेंटिटी हो जाएगी कि हाँ ठीक है ये पर्सन है, इनका ये नाम है, इनके नाम पे ज़मीन है, इन्होंने इस समय खरीदा, इतना ट्रांसफ़र किया, तो कुछ भी आपका डिटेल आपका निकल के आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका नॉन पर्सनल डेटा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको पब्लिक में रखा जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन पर्सनल डेटा है, ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम खोज के भी निकाला जाए, उसमें पूरा डिटेल तो आपके बारे में
रहता नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिटेल रहता है, जैसे कि नाम ही आपका आ गया, तो आपके नाम के तो कितने सारे व्यक्ति हैं, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल थोड़ी हो। तो आपके बारे में पूरा डिटेल भी आपकी जो है इस तरीके से लैंड रिकॉर्ड हो गया या फिर पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन हो गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ों से नहीं निकलता। तो ये अगेन आपका पर्सनल डेटा नहीं होता, ये नॉन पर्सनल होता है। ठीक है, सेकंड तरीके के नॉन पर्सनल डेटा की बात करूँ तो ये कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा है। इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा आइडेंटिफायर्स जो कि एक आप देखोगे कि सेट ऑफ पीपल्स का जो है वो देखते हैं। मान लीजिए कोई जोग्राफिकल लोकेशंस का कोई यहाँ पे देखना है, जैसे असम में एनआरसी हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि डेटा गैदर किया गया था कि कौन असम के रियल सिटीजन्स है और कौन इमिग्रेशन है, यानी कि बांग्लादेश को छोड़ के अपने कंट्री में आके बस गए या फिर कोई माइग्रेट होकर आ गए। तो इससे क्या हुआ कि ये आपका कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा हो गया। इट मीन्स कि वहाँ पे क्या किया जा रहा था कि एक सर्टेन जोग्राफिकल लोकेशंस का डेटा निकाला जाता था, सेट ऑफ पीपल का, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका जॉब क्या है, अदर कॉमन सोशल इंटरेस्ट उनका देखा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका किस में आ गया, तो ये आपका आ गया कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मेटा डेटा कहते हैं। मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। मेटा डेटा कहने का मतलब है कि एक सेट ऑफ डेटा जिसमें कि आपका कुछ कुछ दूसरे डेटा का जो है ना उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, और इसको आपका जो है किसी ऐप्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, या फिर टेलीकॉम कंपनीज इसको कलेक्ट करती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इसको कलेक्ट करती है। तो किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन का कलेक्ट किया जाना उसको हम लोग मेटा डेटा कहते हैं। थर्ड तरीके का नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है, प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि हम लोग किसी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या फिर नॉलेज का जो भी एप्लीकेशन है उसके द्वारा डिराइव करते हैं। प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा जो है फर्दर इसको क्लासीफाई किया जाता है सेंसिटिव नॉन पर्सनल डेटा और क्रिटिकल नॉन पर्सनल डेटा। ठीक है, तो इसमें समझने का कोशिश कीजिए। प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा है, मान लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर आप लोग इस्तेमाल करते हो, या फिर नॉलेज कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा आप लोग एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल करते हो जिसमें आपने अपने डेटा को इनपुट किया। जैसे कोई वेबसाइट भी आप लोग जब ओपन करते हो, वही मैं उस समय बता रही थी कि जैसे आप लोग वेबसाइट भी ओपन करते हो तो उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपसे थोड़ा डिटेल मांगा जाता है कि आप अपना नाम बताइए, एज बताइए, अपना फ़ोन नंबर बताइए, ईमेल आईडी बताइए, पासवर्ड बताइए, उसके बाद आप उस वेबसाइट को रीच कर सकते हो। तो इतना इन्फॉर्मेशन उसमें भी मांगा जाता है। इट मीन्स कि आपकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ भी कलेक्ट किया जा रहा है, आपके डेटा को वहाँ भी कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो एक प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है कि ये प्राइवेट भी है लेकिन नॉन पर्सनल है, कि जिससे आपकी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है। किसी भी एप्लीकेशन को आप लोग इस्तेमाल करते हो, मान लीजिए कि आप लोग कोई गेम का ही एप्लीकेशन, जस्ट इमेजिन कि आप लोग टिकटॉक डाउनलोड करते हो, तो टिकटॉक ऐप को जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें भी मान लीजिए कि बहुत सारा आपसे पूछा जाएगा कि आपसे ये सारे जो है एक्सेस कर सकते कि नहीं, आपका इमेजेस, आपकी जो वीडियोस, या फिर आपके म्यूज़िक, या फिर आपका जो स्टिकी नोट्स है जिसमें आपने इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखा है, तो ये सारी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आप अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए कि स्टिकी नोट्स जिसमें कि आप लोग अपने कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा उसको रखते हो, जैसे कि कोई पिन कोड है भूल जाते हैं तो वो लिख के रखते हैं, अपने बैंक डिटेल्स लिख के रखते हैं, या फिर किसी और भी चीज़, किसी का एड्रेस लिख के रखते हैं, या फिर आपको अपने थॉट्स लिख के रखते हैं, जिससे कि आप पता चल सके कि आप किस तरीके के इंसान हो, है कि नहीं। तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा आपका जितना भी डेटा है वो किसके पास चला गया, टिकटॉक के पास चला गया। अब इसमें दो तरीके का डेटा होगा, एक तो आपका पर्सनल डेटा होगा, जैसे कि कुछ इमेजेस होते हैं जो कि सबको दिखाने लायक नहीं होते, तो कुछ ऐसे पर्सनल इमेजेस भी होते हैं, तो ये भी आपका चला गया, जो कि क्या 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 आया आपका, इसको हम लोग कहेंगे सेंसिटिव नॉन पर्सनल डेटा। यानी कि आपका सेंसिटिव डेटा है लेकिन वो आपका क्या हो गया कि आपने ऐसी जगह अलाउ कर दिया जो कि आपका पर्सनल नहीं रहा, नॉन पर्सनल है। फिर उसके बाद क्रिटिकल नॉन पर्सनल डेटा, यानी कि एकदम क्रिटिकल है, स्टिकी नोट्स के थ्रू आपका जो है बैंक डिटेल्स पता चल गया, काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है, कल को आपका पैसा भी उड़ाया जा सकता है, तो आप लोगों को पता है कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखी जाती है। तो इस तरीके से प्राइवेट भी है, नॉन पर्सनल डेटा है। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, इसके अंदर आप लोग जो है डिटेल में और समझना चाहो तो यही सारी बातें नहीं समझ पा रहे हो तो फर्दर आप लोग फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बताऊँगी। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों हम लोग नॉन पर्सनल डेटा को भी रेगुलेट कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। सबसे पहला ज़रूरत तो यही है ना कि सेंसिटिविटी ऑफ डेटा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आपकी इमेजेस को आपने अलाउ कर दिया टिकटॉक के लिए, किसी भी और एप्लीकेशन के लिए। दर्जन लोग जो है, दर्जन भर जो है हमेशा डेली एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, लेकिन एक सेकंड में वो सारी चीज़ें अलाउ कर देते हैं। तो मैं एक पर्सनल नोट के हिसाब से आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो जो प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, दैट ऑल एप्लीकेशंस आर वेरी ऑथेंटिक। उसमें आपको जो है कोई भी मालवेयर अटैक की डर नहीं होगी, कोई स्पाईवेयर अटैक की डर नहीं होगी। सो आप लोग हमेशा जो है अपने फ़ोन के जो प्ले स्टोर है उसी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बाकी किसी वेबसाइट से डाउनलोड मत कीजिए। ये फर्स्ट सजेशन है मेरी तरफ से। सेकेंड सजेशन यही है कि जो आप लोग को ज़रूरत है, यानी कि मिनिमम ज़रूरत
ज़रूरत के हिसाब से चलिए। मैं किसी किसी का ऐसा भी फ़ोन देखी हूँ ना जिसमें कि एन नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस है, आई डोंट नो व्हाई। कोई ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं जिसका आपको ज़रूरत नहीं होता, बट आप एवे ही डाउनलोड कर लेते हो देखने के लिए, पता नहीं क्या देखना होता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने फ़ोन में मिनिमम एप्लीकेशन रखो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एप्लीकेशन आप रखो, उसमें से भी वो एप्लीकेशन रखो ना जिसमें कि आपका इतना कुछ अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे कि आप मान लो कुछ गेम का, अगर आप कुछ गेम का, जैसे कि आप फ़ोटो एडिटर रखते हो, ठीक है, तो फ़ोटो एडिटर को आपसे क्या चाहिए, फ़ोटो एडिटर को आपका जो है यानी कि जो आपका गैलरी है उसको वो एक्सेस कर सके, जिससे कि आपके सारे फ़ोटोज़ को जो है वो कलेक्ट कर सके। तो सिर्फ गैलरी एक्सेस करने का उसमें अलाउ परमिशन होना चाहिए ना, या फिर आपके साउंड, वीडियो, ऑडियो, जो भी पता नहीं कितना चीज़ें होती है, सारी चीज़ों को वो परमिशन मांगते हैं। तो क्यों मांगते हैं? अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपको लग रहा है कि कोई ऐप आपसे परमिशन मांग रहा है तो उस ऐप को प्लीज़ डाउनलोड मत कीजिए, प्लीज़ 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 मत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आप ही का पर्सनल डेटा है जो कि कहीं ना कहीं जा रहा है और कल को कहीं ना कहीं से आपको ही मुसीबत हो सकता है। तो वो एप्लीकेशन बिल्कुल भी डाउनलोड मत कीजिए। देखिए फ़ोटो एडिटर की अगर एप्लीकेशन आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको जो है प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो कुछ ऑथेंटिक होते हैं जो सिर्फ मिनिमम आपका एक्सेस करने के लिए मांगते हैं, तो वही सारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करो, ठीक है। क्योंकि देखिए सेंसिटिविटी ऑफ डेटा होता है, आपकी कुछ गैलरी में कुछ ऐसे भी फ़ोटोज़ होते हैं जो आप दूसरों के सामने नहीं एक्सपोज कर सकते हो, आपके पर्सनल फ़ोटो होते हैं ऑब्वियस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। लेकिन मैं वही बोलूँगी कि पहले तो ऐसे फ़ोटो आप रखिए मत, दूसरा अगर आप रख रहे हो तो उसके लिए आपको सतर्क होना होगा, है कि नहीं। तो सेंसिटिविटी ऑफ डेटा है, नॉन पर्सनल डेटा है, तो क्या हुआ, फिर भी उसमें सेंसिटिविटी ऑफ डेटा आ जाता है। और इवन हमारे जैसे, हम अगर इंडिया के सिटीजन्स हैं तो हमारा ये हक बनता है कि जैसे हमारे पर्सनल डेटा को सेव किया जाता है तो हमारे नॉन पर्सनल के लिए भी कहीं ना कहीं कानून होनी चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे कि कम्युनिटीज़ के राइट को इंश्योर किया जाना चाहिए। लॉ ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए जिसके लिए जो सिटीजन्स के राइट है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जिससे हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके और वो हमेशा रिस्पेक्टेड हो, ठीक है। थर्ड है कि डिजिटल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, देखिए डिजिटल इंडस्ट्री तभी रेगुलेट हो पाएगी, और बात करते हैं हम लोग डिजिटाइजेशन का, तो डिजिटाइजेशन का एक जो दूसरा रूप है वो ये है कि कोई भी चीज़ जो है आपकी सेफ़ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है। अगर आपकी पर्सनल डेटा लीक हो जाती है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। वो साइबर क्राइम अलग चीज़ है, जो कि आप अपना क्रिमिनल कोई भी अगर चीज़ें हैं, प्रोसेस है, तो उसको आप सुलटा सकते हो, कोई भी डिस्प्यूट है तो वो आप सुलटा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं ना है कि हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन का कोई जैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते हो, कुछ समय पहले ऐसा था, आई थिंक कि ये 2018 की न्यूज़ थी, जिसमें कि फेसबुक ने ये कहा था कि वो कैम्ब्रिज एनालिटिका को वो डेटा बेचे थे, ठीक है। तो उसमें आप लोग समझ सकते हो कि शायद आपकी भी डेटा इंक्लूड हो सकती है। अब आपकी कुछ भी डेटा है जो फेसबुक में आप अपलोड करते हो, अपने फ़ोटोज़, अपने इन्फॉर्मेशंस, तो वो डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट करके कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो उसका कितना ज़्यादा गंदा इस्तेमाल भी हो सकता है। तो आप लोग ये सोचिए कि आपकी डेटा तो बहुत आसानी से हो सकती है। उसी के बाद तो ये इस तरीके का हमारे यहाँ जो है ये मुद्दा आंदोलन निकल कर आया कि हमारे यहाँ भी हमारी डेटा प्रोटेक्शन कानून होना चाहिए, जिसके थ्रू हम अपने सिटीजन्स की जो है डेटा को प्रोटेक्ट करके रख सके। तो इस तरीके का भी बात होता है। तो ये बात है कि अगर डिजिटाइजेशन की बात करने के लिए हम लोग कह रहे हैं तो उसके पीछे हमें जो है डेटा को प्रोटेक्ट करना सबसे पहला अहम रोल है। तो चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो नॉन पर्सनल हो, इट डजेंट मैटर, डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड, ओके। यहाँ पे दूसरे रिकमेंडेशन भी दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनके रोल्स क्या है। यहाँ पे आप लोग देखो कि नेचुरल पर्सन को रिकॉग्नाइज करना, इंटिटीज़, कम्युनिटीज़ जिनका यहाँ पे नॉन पर्सनल डेटा है वो यहाँ पे रिलेट होता है एज ए डेटा प्रिंसिपल। तो साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे डेटा प्रिंसिपल कहा जा रहा है कि जिसका भी अगर नेचुरल पर्सन है, इंटिटीज़ है, कम्युनिटीज़ है, तो उनका जो भी नॉन पर्सनल डेटा है तो वो क्या हो गया, डेटा प्रिंसिपल्स हो गया। साथ ही इसको क्या किया जाता है, सारे डेटा को कलेक्ट करना, एक जगह स्टोर करके रखना, नॉन पर्सनल डेटा को प्रोसेस करना, तो ये डेटा कस्टोडियन कहा जाता है। जैसे कि आप लोग कस्टोडियन देखते हो ना कि लोगों को कस्टडी में लिया जाता है, तो वैसे ही डेटा को अगर एक जगह इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, गैदर करके रख रहे हैं तो उसको डेटा कस्टोडियन कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे जो कम्युनिटीज़ है और जो ग्रुप ऑफ डेटा प्रिंसिपल है वहाँ पे क्या होता है कि अच्छे तरीके से उनकी राइट्स भी एक्सरसाइज होती है, जिसको हम लोग डेटा ट्रस्टी भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डेटा बिजनेस भी रिकॉग्नाइज होता है, यानी कि एक हॉरिजेंटल कैटेगरी है बिजनेस का, जिसमें कि डेटा कलेक्शंस का काम भी किया जाता है और उसको प्रोसेस करने का भी काम किया जाता है। तो ये डेटा बिजनेस हो गया। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि डेटा प्रिंसिपल, डेटा कस्टोडियन, डेटा ट्रस्टी, डेटा बिजनेस, ये 4 तरीके का रोल है, ये स्टेक होल्डर है और इनका अलग अलग रोल है। साथ ही रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट भी होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल को क्लासीफाई भी किया जाएगा कि किनका डेटा जो है क्या रिलेट करता है, यानी कि प्राइवेट जो नॉन पर्सनल डेटा है उनके ओनर। साथ ही साथ यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि कुछ डेटा प्रिंसिपल के कंसेंट भी ऑब्टेन करना,
और उसको इस्तेमाल भी करना। लोकलाइजेशन ऑफ डेटा है, यानी कि यहाँ पे आप रिकमेंड किया गया है कि जो सेंसिटिव नॉन पर्सनल डेटा है, क्रिटिकल नॉन पर्सनल डेटा है, उसको लोकलाइज किया जाना चाहिए जो भी यहाँ पे ज़रूरत है। यानी कि जो लोकलाइज करने के लिए, सेंसिटिव पर्सनल डेटा को लोकलाइज करने की एप्लीकेशंस के लिए जो भी यहाँ पे ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि ठीक करना है। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ों को यहाँ पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर भी रखने की बात की गई है। पर्पस ऑफ डेटा शेयरिंग, जो डेटा शेयर किया जाता है उसकी एक सॉलिड पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किसी भी तरीके से कर दिए, मिला डेटा तो बेच दिए, कुछ पैसे ले लिए, कुछ प्रॉफिट हो गया, नहीं। सॉवरेन पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, यानी कि अगर डेटा अगर शेयर कर रहे हैं, जैसे सरकार अगर डेटा शेयर कर रही है तो वो कुछ सॉवरेन हमारे हित के लिए ही होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट पर्पस के लिए होना चाहिए, यानी भी किसी भी बहुत बड़े जो है कम्युनिटी यूज़ के लिए हो, रिसर्च के लिए हो, इनोवेशन के लिए हो, तो इस तरीके से डेटा शेयर किया जा सके। या फिर हमारे कंट्री के इकोनॉमिक पर्पस के लिए होना चाहिए। तो ये 3 पर्पस है जिसमें कि हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सॉवरेन पर्पस हो, पब्लिक इंटरेस्ट पर्पस हो और इकोनॉमिक पर्पस हो, ठीक है। नॉन पर्सनल डेटा जो है उसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉन पर्सनल डेटा जो है उसको शेयर करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना और कलेक्शन करना, ये सारी चीज़ों को भी क्रिएट किया जाएगा। नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी यहाँ पे होंगे, सॉरी, ये नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको बनाया जाएगा जिसमें कि नॉन पर्सनल डेटा जो होगा सारे इंडिविजुअल का, उसको कलेक्ट किया जाएगा, बाद में प्रोसेस किया जाएगा, स्टोर भी किया जाएगा और शेयर भी किया जाएगा। ये जो डेटा अथॉरिटी बनाया जाएगा ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कैसे डेटा प्रिंसिपल को, डेटा कस्टोडियन को, डेटा ट्रस्टी को और डेटा ट्रस्ट और डेटा बिजनेस को कैसे यहाँ पे रेगुलेट करना है, ये सारी चीज़ों को ये इस अथॉरिटी के अंदर देखा जाएगा। इस अथॉरिटी की बात करें तो ये यहाँ पे जो आपका डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर वो काम करेंगे। साथ ही यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे और कुछ अदर सेक्टोरल रेगुलेटर्स होंगे जो कि यहाँ पे जो डेटा शेयरिंग, री आइडेंटिफिकेशन और कलेक्टिव प्राइवेसी का जो इश्यूज़ है उसको यहाँ पे डील करेंगे। ओके, फिर है कि यहाँ पे आपका नॉन पर्सनल डेटा पॉलिसी भी क्रिएट किया जाएगा जिसमें कि आपका सिंगल डिजिटल जो क्लियरिंग हाउस है वो यहाँ पे आपका स्विच होगा। यानी कि कुछ भी इश्यूज़ जो यहाँ पे निकल कर आ रहा है, जो रोल आपका डेटा ट्रस्टी का है, अगर उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर आ रहा है तो वो सारे इश्यूज़ भी यहाँ पे देखा जाएगा। साथ ही साथ रिसर्च को भी प्रमोट किया जाएगा, यानी कि जो ये जो रिपोर्ट है ये कुछ यहाँ पे डेटा स्पेस को भी इस्टेब्लिश करेंगे, ये भी रिकमेंड दिया गया। डेटा ट्रस्ट होगा, क्लाउड इनोवेशन आपका लैब्स होगा, रिसर्च सेंटर्स होंगे, तो ये सारी चीज़ों को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़रूरत है कि सही तरीके से ओपन गवर्नमेंट डेटा इनिशिएटिव को वो यहाँ पे इम्प्रूव करे, जो कि ज़रूरत है। हाई क्वालिटी पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा अवेलेबल कराना चाहिए और साथ ही साथ मोर ओवर डेटा शेयरिंग प्रिंसिपल हो, जो कि यहाँ पे सारे यानी कि सारे 3 कैटेगरीज जो नॉन पर्सनल डेटा का है उसमें यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इस तरीके का ड्राफ्ट रिपोर्ट को में क्या क्या यहाँ पे इशू बताया जा रहा है। सबसे पहला तो प्राइवेसी कंसर्न है हमारा, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि नॉन पर्सनल डेटा भी ऐसे हवा में नहीं ले सकते हम लोग, और इतना भी आपका नॉन पर्सनल डेटा इतना भी सस्ता नहीं होता है कि आराम से कोई भी इसका यूटिलाइज़ कर सकता है, ठीक है। नॉन पर्सनल डेटा में भी हमारा पर्सनल ही डेटा कहीं ना कहीं छुपा होता है, तो प्राइवेसी तो हमारी कंसर्न हो ही रही है, हमारी तो यहाँ पे प्राइवेसी स्टिक पे लगी गई है। सेकंड है कि इसको दूसरे कानून के साथ सिंक्रोनाइज़ करना, यानी कि इंडिया में कोई भी अभी तक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, अभी तक है नहीं, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसी के पैरेलली हम लोग को नॉन प्रोटेक्शन डेटा भी इसके लिए भी कानून लेकर आना चाहिए। तो भैया पहले आप प्रोटेक्शन जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून है उसको तो लेकर आओ, उसको तो सही तरीके से मॉनिटर करो, रेगुलेट करो, फिर ना इसके साथ इसको आप जोड़ोगे, बिना आप उसको लाए हुए उसी के साथ इसको जोड़ के चल रहे हो, तो ये तो एक अलग ही बात हो गई। क्लैरिटी नहीं है, जो भी पार्टिसिपेंट है यहाँ पे उनके रोल का यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। साथ ही जो नॉन कॉपीराइट डेटा है उसकी क्लैश देखने को मिल रही है। इंडिया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि WTO का जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसको ट्रिप्स कहते हैं, इसके हम लोग सिग्नेटरी है, जिसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टेटस भी दिया गया है। जैसे कि मैं अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर अगर कुछ भी यहाँ पे इनोवेट करती हूँ तो मुझे उसका पेटेंट मिलना चाहिए, मुझे उसका जो है ना हकदार मिलना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे कोई बात नहीं रखा गया है। इस तरीके का अगर सिनेरियो देखें कि यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है कि सही तरीके से डिमार्केट करें नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है जिसको हम लोग को शेयर नहीं करना है, और नॉन कॉपीराइट नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है जो कि पब्लिक रिसोर्सेज में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसके बीच में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये डिमार्केशन सही नहीं है, क्लियर नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है क्लियरिटी होना चाहिए, तो इस बारे में भी बात किया जा रहा है, ठीक है। कंक्लूजन में यही कहा जा रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रेगुलेशंस अगर लाया जा रहा है जो कि नॉन पर्सनल डेटा के साथ डील करे तो हम लोग को फ्री फ्लो को यहाँ पे अलाउ करना चाहिए। कुछ यहाँ पे एक्सेस टू डेटा सेट को भी प्रोवाइड करना चाहिए जो कि कम्युनल बेनिफिट के लिए हो, और यहाँ पे हम लोग को इनोवेशन को मदद करना ही चाहिए।
साथ ही साथ लार्जर इकोसिस्टम को भी यहाँ पे हम लोग को इस्टेब्लिश करना चाहिए, जिसमें कि डेटा हो, जिसके थ्रू हम लोग प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करें, और जो यहाँ पे प्राइवेसी राइट है सिटीजन्स का, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद अगर थर्ड आर्टिकल हम लोग देखते हैं जो कि है स्पेस वॉरफेयर के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएस और यूके के द्वारा रिसेंटली यहाँ पे रशिया को एक्यूज़ किया गया है, यानी आरोप लगाया गया कि एंटी सैटेलाइट वेपन को उन्होंने यहाँ पे टेस्ट फायर किया है स्पेस में, जिसके कारण स्पेस वॉरफेयर का कंसर्न यहाँ पे निकल कर आ रहा है। स्पेस वॉरफेयर होता क्या है ये पहले समझिए, उसके बाद आप लोग समझ पाओगे कि एक्चुअली यूके यूएस क्या है, किस बारे में बात कर रहे हैं। स्पेस वॉरफेयर की अगर बात करें तो ये क्या है कि कोई भी आउटर स्पेस में कोई भी अगर चीज़ें हो रही है तो उसको रोकना, अगर गलत काम कुछ भी हो रहा है, जैसे कि आप देखते हो कि एंटी सैटेलाइट का यहाँ पे इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है ना, ये स्पेस वॉरफेयर है। स्पेस में वॉरफेयर हो रहा है, ये बातें कही जा रही है। स्कोप क्या है स्पेस वॉरफेयर का, तो इसमें सबसे पहला है कि ग्राउंड टू स्पेस आपका वॉरफेयर है, यानी कि अटैक करना सैटेलाइट का, वो भी अर्थ से। साथ ही साथ स्पेस टू स्पेस वॉरफेयर है, यानी कि सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट अटैक करना। थर्ड है कि स्पेस टू ग्राउंड वॉरफेयर है, यानी कि इस तरीके का सैटेलाइट जो कि हमारे अर्थ बेस्ड जो टारगेट है उसको यहाँ पे अटैक करे। तो ये 3 तरीके का स्पेस वॉरफेयर है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला कब स्टार्ट हुआ था, ये 1962 में स्टार्ट हुआ था, जब यूएस के द्वारा एक ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर वेपन को स्पेस में एक्सप्लोड किया गया था, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे आउटर स्पेस ट्रीटी भी कहा जा रहा है, 1967। इसके बाद यहाँ पे ट्रीटी साइन हुआ है, जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन भी रखा गया है। आज के डेट में और फ्यूचर की क्या है यहाँ पे स्पेस वेपन से, ये देख लेते हैं। सबसे पहला काइनेटिक फिजिकल वेपन है। ये जो वेपन है ये अटेम्प्ट किया जाता है कि डायरेक्टली आप लोग जो है ना सैटेलाइट के अगर बगैर या फिर ग्राउंड स्टेशंस में जो है इसको आप लोग स्ट्राइक कर सकते हो। साथ ही ऐसा इस एंटी सेट आप देखोगे कि वेपन है, ए सेट भी है। तो ए सेट हम लोग के द्वारा भी ये यूज़ किया गया था लास्ट ईयर, जिसके थ्रू हम लोग ये बोले थे कि हम लोग भी अब इस स्पेस वॉरफेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। तो ये ए सेट मेनली आपका 2 तरीके का होता है। एक तो होता है डायरेक्ट एसेंट ए सेट वेपन, जो कि यहाँ पे ग्राउंड से लॉन्च किया जाता है और डायरेक्ट जाके सैटेलाइट को यहाँ पे हिट करता है। दूसरा होता है को ऑर्बिटल ए सेट वेपन, यानी कि ये आपका जो है ना एक ऑर्बिट में आप प्लेस कर दो, उसके बाद जो है वो उसकी एबिलिटीज़ आप चेक करते रहो। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन। तो इसमें क्या है कि ये वो वेपन होते हैं, वो हथियार होते हैं जिसमें कि आप देखोगे कि फिजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है सैटेलाइट में और ग्राउंड स्टेशन में बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट किए हुए। जैसे कि आप लेज़र देख सकते हो, या हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन देख सकते हो, जिससे कि आपका फिजिकली अटैक नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इस तरीके का आपका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि अटैक होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये सारे नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये आपका आता है नॉन काइनेटिक फिजिकल वेपन में। इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी होता है, यानी कि यहाँ पे आपका टारगेट होता है कि स्पेस सिस्टम ट्रांजिस्ट के थ्रू जो है आपका जो डेटा यहाँ पे रिसीव किया जाता है जैमिंग या फिर स्पूफिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से, तो उसमें भी कुछ जो है आपका सिग्नल नेटवर्क के थ्रू जो अटैक किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अटैक कहते हैं, ठीक है। एक तो साइबर अटैक है, यानी कि आप लोग देखते हो कि यहाँ पे आपका सैटेलाइट को टारगेट किया जाता है, यानी कि कुछ डेटा को मॉनिटर करके, कुछ ट्रैफिक पैटर्न को मॉनिटर करके जो है सैटेलाइट को यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है और फॉल्स और करप्टेड डेटा को जो है ना सिस्टम में आपका इंसर्ट किया जाता है। इसलिए साइबर अटैक भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि रैंसमवेयर है, पेगासस है। तो ये सब क्या है कि साइबर अटैक हो जाता है, यानी कि आपका एक तरीके का जो है ना डेटा को किसी तरीके से छेड़खानी करके या फिर आपके ट्रैफिक पैटर्न को छेड़खानी करके जो है डायरेक्टली आपके यानी कि जो भी यूज़र्स है अगर उसके सिस्टम में अगर वो कनेक्टेड है तो उनके सिस्टम में इस तरीके का अटैक होता है, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या है जो कि पोटेंशियल आर्म्स रेस देखने को मिलता है स्पेस में, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सेंट्रलिटी है स्पेस का नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर। अर्ली वार्निंग यहाँ पे सबसे पहले जो है वार्निंग असेट होता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट है जो कि काफ़ी क्रिटिकल होते हैं नेशनल डिफेंस के लिए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मेनली इसका काम ये है कि हाई क्वालिटी पिक्चर्स ये देते हैं, ठीक है। ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो कि गांव-गांव में जहाँ तक हम लोग रीच नहीं कर पाते हैं, वहाँ की अगर आप लोगों को पिक्चर्स की ज़रूरत है तो इस तरीके का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हम लोग पिक्चर्स निकालते हैं। और ये वेदर सैटेलाइट होते हैं जिससे कि हम लोग ये समझ पाते हैं कि आज के डेट में, कल के डेट में, आगे के डेट में कब हमारे कंट्री में किस तरीके का वेदर रहने वाला है। तो ये क्या होता है ना, किसी भी कंट्री को और हमारे नेशनल को जो है ना ये सिक्योर करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इस तरीके का जो है सैटेलाइट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि नेशंस जो है ना वो यहाँ पे काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं जिससे कि वो अपने स्पेस एसेट को प्रोटेक्ट कर सके और दूसरे को डिटरेंट कर सके, डरा सके।
सेकंड है कि रैपिड डेवलपमेंट, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आप लोग देखते हो कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, एक से एक सैटेलाइट आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे सैटेलाइट भी अब तो जाने लगे हैं, साथ ही सैटेलाइट जैमर भी जाता है। और यहाँ पे आपको स्पाई सैटेलाइट भी देखने को मिलेगा कि एक कंट्री के सैटेलाइट दूसरे कंट्री को जो है स्पाई कर रहे हैं। तो इस तरीके का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण भी स्पेस वॉरफेयर जो है आज की डेट में आपका बढ़ते जा रहा है। या फिर आप लोग देखो कि कमर्शियल इंटरेस्ट को आउटर स्पेस में प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे माइनिंग हो, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो, जो कि एस्ट्रॉयड या फिर सेलेस्टियल बॉडी का किया जाता है, तो इसके कारण भी है। या फिर स्पेस जो कि आप लोग देखते हो कि एज अनदर वॉर फाइटिंग डोमेन है, यानी कि क्राइसिस सिचुएशन में या फिर कॉन्फ्लिक्ट में एक स्टेट जिनके पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ है ना, वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं एंड इंसेंटिव्स की वो यहाँ पे दूसरे एडवर्सरी अगर किसी भी तरीके का, यानी कि कोई भी अटैक से अगर थ्रेटेंड है तो उसको भी वो देख सकते हैं। साथ ही चैलेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है, यानी कि अगर हम लोग देखें तो स्पेस में जिनका डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है वो यहाँ पे चैलेंज भी कर रहे हैं या फिर चेंज भी कर रहे हैं अपने यहाँ पे ग्लोबल ऑर्डर को। साथ ही स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ट्रीटी की भी यहाँ पे कमी देखने को मिलती है कि इस तरीके का जो वेपनाइजेशन हो रहा है स्पेस में, जो इतना ज़्यादा आपके हथियार पहुँचते जा रहे हैं, हथियार मतलब कि बंदूक बंदूक नहीं बोल रही हूँ मैं, इस तरीके का आपका इक्विपमेंट बोल रही हूँ, जैसे कि एसैट हो गया, यानी कि ग्राउंड से ही डायरेक्ट हिट किया गया, आपके सैटेलाइट को जो है नष्ट कर दिया गया। तो ये वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस से बढ़ते जा रहा है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी की कमी है, साथ ही ट्रांसपेरेंसी की कमी है, ड्यूल यूज नेचर ऑफ स्पेस प्रोग्राम है। तो वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि एक न्यू स्पेस ट्रीटी की हम लोग को ज़रूरत है। चाहिए आर्म्स कंट्रोल भी एग्रीमेंट हो, जिसमें कि आप लोग देखो कि यहाँ पे जो टेस्ट किया जा रहा है ए सैट का, तो इसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ग्रेटर कॉपरेशंस होना चाहिए, सारे नेशंस जो है एक दूसरे को कॉपरेट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंडिया का देखोगे कि काउंटर स्पेस कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, तो हमारे द्वारा यहाँ पे मिशन शक्ति चलाया गया था 2019 में, जिसमें कि हम लोग 4th कंट्रीज़ में काउंट में आ चुके हैं। ऐसी जो पावर है, यानी कि सैटेलाइट को यहाँ पे हिट करना, डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट हम लोग किए थे, जिसमें कि डायरेक्ट जो है अर्थ से सैटेलाइट को हिट करके डिस्ट्रॉय करना, ये यूएस, रशिया और चाइना के बाद इंडिया के पास भी पावर आ चुका है। और ये जो हम लोग एसैट मिसाइल किए थे, ये लो अर्थ ऑर्बिट में किए थे। लो अर्थ ऑर्बिट की डिस्टेंस जो है वो 200 से 400 किलोमीटर तक ही है। ये हमारा कैपेबिलिटीज़ है कि हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डिफेंस स्पेस एजेंसी है हमारे यहाँ, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया था कि इस तरीके का स्पेस एसेट जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का है, उसको यहाँ पे कमांड किया जा सके। साथ ही आपका डीआरडीओ भी है हमारे यहाँ, जो कि एक टेक्निकल और रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं डिफेंस स्पेस एजेंसी को। इंड स्पेस एक्स है, जो कि आप देखोगे कि 2019 में कंडक्ट किया गया था, जिसमें कि की चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, शॉर्टफॉल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और इनबॉक्स स्टोरी थी, इसको भी देख लेते हैं। यस, ये सारी एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए। यस, यहाँ पे आया है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का। ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है, जो कि आप देखोगे इंटरनेशनल स्पेस लॉ में बना था। फ्रेमवर्क है इसमें। यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, ये एडमिनिस्टर किया गया था। इंडिया इसका सिग्नेटरी है और 1982 में हम लोग रेटिफाई भी किए थे। प्रिंसिपल क्या है कि फ्रीडम है एक्सप्लोरेशन करने का, स्पेस को अच्छे तरीके से यूज़ करने का। साथ ही नॉन एप्रोप्रिएशन है आउटर स्पेस का, यानी कि आप लोग मून और अदर सेलेस्टियल बॉडी जो है, यहाँ पे भी ये भी इंक्लूड किया गया। प्रोहिबिशन है कि अगर आप लोग न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करते हो तो वो नहीं कर सकते हो। दूसरी इंटरनेशनल ट्रीटी क्या है, जो कि आउटर स्पेस को ये रेगुलेट करते हैं। देखिए, ये वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को रेगुलेट करने के लिए नहीं है, ये आउटर स्पेस को रेगुलेट करने के लिए है। तो पहला आप लोग देखिए, डिटेल में इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। मून एग्रीमेंट 1979, लिएबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1975, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है, ठीक है, जिसमें कि सारे तरीके की टेस्टिंग जो कि न्यूक्लियर वेपन है आउटर स्पेस में, उसको रोका गया है। साथ ही पॉसिबल कंसिक्वेंस देखें कि क्या क्या यहाँ से हो सकता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि आप लोग देखिए कि स्पेस डेब्रिस है। आज की डेट में बात किया जा रहा है कि स्पेस में बहुत कचरे हो गए हैं, जैसे नीचे आप लोग को प्लास्टिक डेब्रिस देखने को मिलता है, वैसे स्पेस में भी कचरे हैं। तो उस कचरों को तो साफ़ करना ही होगा, अदरवाइज़ वो यहाँ पे जितने भी प्लानट है उससे हिट हो सकता है, काफ़ी मैसिव जो है एक्सप्लोशंस हो सकता है। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए जो है कचरा है उसको साफ़ करना ज़रूरी है। अगर हम लोग जैसे ए सैट जो हम लोग टेस्ट किए थे मिशन शक्ति, तो हम लोग जो धरती से सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किए, तो डिस्ट्रॉय किए सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट के पार्ट पुर्जे कहाँ हैं, नीचे थोड़ी ना गिर गए, वो तो स्पेस में ही घूम रहा है कि नहीं, तो उसको भी साफ़ करना ज़रूरी है। साथ ही आप देखो वही कि इकोनॉमिक लॉस बहुत होता है, क्योंकि इतने महंगे सैटेलाइट आप लोग बनाते हो, कितने टाइम से बनाते हैं, सारे साइंटिस्ट मेहनत करके बनाते हैं, उसको भेजते हैं और उसको हम लोग चंद मिनटों में जो है ख़त्म कर दिए। तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, इतना पैसा भी लगा, साथ ही टाइम भी गया, एनर्जी भी गया।
पोटेंशियल है इन्फ्लिक्ट एक्सटेंसिव डैमेज का, इससे लाइफ और प्रॉपर्टी में भी डैमेज हो सकता है। डिफ़िकल्टीज़ है यानी कि कॉन्फ्लिक्ट फिर से बढ़ सकता है। और फुल फ्लेजेड वॉर का ये रिस्क है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने अपने ही सैटेलाइट को यहाँ पे ए सेट मिशन शक्ति के थ्रू जो है हम लोग डिस्ट्रॉय किए थे। मान लीजिए रशिया के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देते या फिर यूएस के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देते, तो क्या वॉर नहीं छिड़ जाती? थर्ड वर्ल्ड वॉर वहीं हो जाती है कि नहीं? ग्लोबल डेवलपमेंट अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या इम्पैक्ट है, यानी कि पीस इन स्पेस अगर रहे, शांति रहे स्पेस में, तो इससे क्या इम्पैक्ट होता है? यूएस पीस स्पेस फोर्स है, यानी कि यूएस के द्वारा यहाँ पे अपने एयर फोर्स स्पेस को ट्रांसफॉर्म किया गया था यूएस स्पेस फोर्स में, जिसमें कि डेडिकेटेड मिलिट्री ब्रांच है जो कि हेल्प करते हैं यहाँ पे यूएसए का स्पेस में इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्रांस भी अपने तरीके से फर्स्ट फ्रेंच स्पेस डिफेंस स्ट्रेटजी को यहाँ पे रिलीज़ किया गया था इनके द्वारा 2019 में। ईरान के द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि सक्सेसफुली वो लॉन्च करेंगे मिलिट्री रिकनसाइंसेस सैटेलाइट, जिसको नूर भी कहा गया है। और फिर चाइना, यूएसए और रशिया के द्वारा ये आपका आरपीओ को भी कंडक्ट किया गया है, रेंडेसवो एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस। तो ये सारी चीज़ थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, इतना तो याद करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के बारे में ध्यान रखिएगा। और इंडिया का जो यहाँ पे स्पेस कैपेबिलिटीज़ है, दिस इन्फॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सारे इन्फॉर्मेशन को तो आप लोग को रट्टा मार लेना है और इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। ओके सो गाइज, हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी की लेसन्स थी वो कंप्लीट हो गई। ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि एक ही टॉपिक 2-3 पार्ट आ जाता है तो आप लोग बोर हो जाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत हम लोग को चेंज करके पढ़ते रहना चाहिए, अदरवाइज़ ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है कि नहीं? तो कोई नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे आज आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी हूँ। रेस्ट ऑफ दी जो यहाँ पे इन्वायरमेंट के लेसन है वो भी आप लोग को मिलते रहेगी। सो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगी है, तो बस लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। Thank you.